एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी ऐसे स्टाफ नर्स के पेपर को लेकर जिसमें आपके 200 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आप चाहे हिमाचल प्रदेश का HPSSB पेपर दे रहे हैं क्योंकि वहीं का पेपर है, अप्रैल में हुआ था, और चाहे आप PGI संगरूर के लिए तैयारी कर रहे हो क्योंकि आपका जो सिलेबस है PGI संगरूर का वो यहाँ से कुछ हद तक मैच करता है। और जैसा मैं कई बार आपसे कहती हूँ कि पेपर कहीं का भी हो है तो वो नर्सिंग का ही, तो आप उसको सॉल्व ज़रूर किया कीजिए। जब आप यदि PGI का पेपर देने जा रहे हो और आपके पास HPSSB का इतना अच्छा पेपर मिल जाए जिसमें आपके एक से एक क्वेश्चन, HPSSB का जब पेपर होता है तो एक से एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि नए क्वेश्चन रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसीलिए पेपर आपके साथ सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। जो भी लोग HPSSB के लिए तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश के लिए, तो वो लोग इस पेपर को एक बार ज़रूर देखना क्योंकि आपको पेपर हर बार इसी तरीके से आता है। तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन आते हैं, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ओनली हाफ नंबर दिया जाता है। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है 2 घंटे का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपके सामने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में रहेगा आपको, जिससे आपको समझना इजी रहे। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं जिससे आपको इजीली प्रॉपर विजुअलाइज हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, द हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, हृदय किस भ्रूणीय संरचना द्वारा विकसित होता है? पैराक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, स्प्लेनकोप्ल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म या फिर सोमेटोप्ल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो कौन से स्ट्रक्चर से जो हार्ट है डेवलप होगा? तो डेवलप होता है स्प्लेनकोप्ल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। मीजोडर्म सेल से तो डेवलप होता है, सबको पता है, लेकिन कौन सी? स्प्लेनकोप्ल्यूरिक, किससे? स्प्लेनकोप्ल्यूरिक से। तो यहाँ पर आपको ये नाम याद रखना है मेनली। आपको ये क्वेश्चन 2016 में भी हिमाचल में पेपर हुआ था, तब भी ये पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का दूसरा नाम क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करेगा। ऑप्शन में प्रो इंसेफेलॉन, माइल इंसेफेलॉन, मेजेंसेफेलॉन, मेटेंसेफेलॉन। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होता है माइलेंसेफेलॉन। क्या है? माइलेंसेफेलॉन। मस्तिष्क मेरु अक्ष, क्या है? मस्तिष्क मेरु अक्ष। आई होप कि आप यहाँ पे इसके इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही समझें, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग। तो इनमें से क्लिनिकल मेथड कौन सी नहीं है टीचिंग की? केस मेथड और केस स्टडी, नर्सिंग राउंड्स, प्रोसेस रिकॉर्डिंग या फिर सेमिनार। तो यहाँ पे जो टीचिंग की मेथड नहीं है, किसमें? क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल का मतलब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तब। नर्सिंग राउंड और रिपोर्ट बिल्कुल है। केस मेथड है जब आपको केस स्टडी करने दिया जाता है, पूरा केयर प्लान NCP बनाने को कहा जाता है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन सेमिनार आपका क्लिनिकल मेथड में नहीं आएगा, ये टीचिंग मेथड में आएगा। और यहाँ पे कहा है कि क्लिनिकल मेथड नहीं है, सॉरी, टीचिंग की क्लिनिकल मेथड कौन सी नहीं है? तो है आपका सेमिनार। डेमोन्स्ट्रेशन भी इनकेस ऑप्शन में हो तो क्लिनिकल मेथड में वो आपको आएगा। वो इस तरीके से आएगा कि आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हो तो वो करके दिखाएंगे तब वो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर? क्लिनिकल मेथड में आपका केस मेथड हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, नर्सिंग राउंड रिपोर्ट्स हो जाएगा, प्रोसेस रिकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न विद। तो क्वालिटी एश्योरेंस किससे रिलेट करेगा? एडुकेसी ऑफ केयर, प्रैक्टिस रेटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस किस चीज़ से रिलेट करेगा? क्वालिटी एश्योरेंस आपका रिलेट करेगा स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। किससे? स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस से।
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे आपका काम, किसी भी काम को ले लीजिए आप, जब तक आप उस चीज़ में एक्सपर्ट कब तक नहीं होंगे, जब तक आप उस चीज़ को बार बार करते ना जाए। जैसे आपने नर्सिंग का एक पेपर सॉल्व किया, आपको टफ लगा, दूसरा किया तो आप और अच्छे से पढ़ के करेंगे। इसी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस भी किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस पर। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, सबको पता है किसने दिए हैं, ये दिए हेनरी फायोल ने। किसने, हेनरी फायोल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फायोल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, फायोल के मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो, तो टोटल इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। कितने, 14 प्रिंसिपल दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। फर्स्ट आता है डिवीज़न ऑफ वर्क, या फिर बैलेंसिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, इक्वलिटी, ऑर्डर, स्कॉलर चेन, सेंट्रलाइजेशन। तो टोटल मिला के इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं फेलोज ने मैनेजमेंट के, हेनरी फायोल ने। तो यहाँ पर आपको इनका नाम मेनली याद रखना है। प्रिंसिपल आपको एग्ज़ाम में, प्रिंसिपल आपको इस तरीके से आ सकते हैं, ओनली नाम दिया जा सकता है, फिर उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जितने भी पेपर में इस तरीके का जो कोड होता है वो हिमाचल प्रदेश के पेपर हैं। याद रखें, कहाँ के पेपर हैं, सभी हिमाचल प्रदेश के पेपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन से आप क्या मेज़र करेंगे। ऑप्शन में है यहाँ पे चांस, सेंट्रल टेंडेंसी, डेविएशन फ्रॉम अ मीन वैल्यू, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या चीज़ आप मेज़र करेंगे, डेविएशन फ्रॉम अ मीन वैल्यू, डेविएशन फ्रॉम अ मीन वैल्यू, जो कि आप एसडी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपने स्टैटिक में पढ़ा है वही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो आरटीआई क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, कब आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में आया था, 1985 में, 2001 में, 1999 में कि 2005 में, कब आया था राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन आया था 2005 में। सूचना का अधिकार, हर एक इंसान को सूचना का अधिकार है। जैसे आपके कभी कभी पेपर आप फेल हो गए, आप यदि किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आए फाइनल ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो आप क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरते हैं, रिवेल का फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपकी कॉपी को दोबारा से चेक किया जाता है, तो वो आपका क्या है, अधिकार है। तो इसको हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में आया था। नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। कोई भी वेरिएबल यदि मैनिपुलेट कर दिए जाएँ किससे, एक्सपेरिमेंट से, तो वो कौन से वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, क्राइटेरिया, डिपेंडेंट, या फिर कंट्रोलर। तो जो वेरिएबल कैसे हो, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बदल दिए जाएं तो वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट। कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज डिफॉर्मिटी ऑफ विच बोन रिजल्टिंग इन स्प्रेंगल शोल्डर। ये देखिए क्वेश्चन, आपका जो शोल्डर है वो खिसका हुआ सा रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेंगल शोल्डर। ये आई थिंक 2022 एंड में जो एग्ज़ाम हुए थे नर्सिंग के, उसमें पूछा गया है, इमेज बेस्ड में पूछा गया है स्प्रेंगल शोल्डर किस में देखने को मिलेगा। स्प्रेंगल शोल्डर जिसको कहा है, इस किसके कारण होगी, स्कैपुला के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टाइप ऑफ डिल्यूजन कॉमनली सीन इन डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के मरीज में कॉमनली कौन सा डिल्यूजन देखने को मिलेगा, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, डिल्यूजन ऑफ निहिलास्म, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। जो कॉमन डिल्यूजन देखने को मिलेगा वो होगा सभी, पॉवर्टी वाला भी, आइडिया की कमी होगी, निहिलास्टिक रहेगा, और पर्सन परसिक्यूटेड डिल्यूजन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ। एन एल्कोहलिक क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग वर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फीट, इट इज सजेस्टिव ऑफ। तो एल्कोहलिक क्लाइंट है, उसको क्या हो रहा है, जलन हो रही है पाँव में, और ऐसे लग रहा है कि
पैरों में कुछ सनसनाहट और मतलब झुंझुनाहट टाइप से फील हो रही है, तो ये क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी है, कोर्साकॉफ साइकोसिस है, या फिर सीजर्स है। तो ये क्या चीज़ है जो उसको डेवलप हो रही है? यहाँ पर बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन, ये दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब पर्सन को क्या डेवलप हो रहा है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस, ये दोनों डेवलप होते हैं इसमें, दोनों अल्कोहलिक क्लाइंट में डेवलप होते हैं। लेकिन ये डेलीरियम जब विड्रावल होते हैं उसके कारण होंगे। लेकिन यदि यहाँ पे पर्सन अल्कोहलिक रिसेंट में भी, तो उसको क्या हो रहा है? ये सब पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। नेक्स्ट वन इज द डिनोमिनेटर यूज्ड टू कैलकुलेट द लिटरेसी रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज। तो कौन सा डिनोमिनेटर यूज़ किया जाएगा इंडियन पॉपुलेशन की लिटरेसी के लिए? पॉपुलेशन एज 18 ईयर्स और मोर, पॉपुलेशन एज 7 ईयर और मोर, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन, या फिर टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या है जो यूज़ किया जाएगा लिटरेसी रेट के लिए? तो साक्षरता के लिए। किसके लिए? भारतीय जनसंख्या की साक्षरता दर में गणना में उपयोग की जाने वाली जो डिनोमिनेटर है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर पॉपुलेशन एज 18 ईयर्स और मोर। ऐसी जनता 18 वर्ष से उससे अधिक के एज की जनता को यहाँ पे लिटरेसी रेट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो इनमें से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है लिटरेसी रेट, हाउसिंग, फैमिली साइज, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो नहीं है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर? हाउसिंग है, मतलब अच्छा घर होगा, पढ़े लिखे होंगे, फैमिली साइज छोटी है या बड़ी, तो ये सब सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आपके आएंगे। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये आपका सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं आएगा। ये बेस्ट किसी भी जगह का सबसे अच्छा हेल्थ इंडिकेटर बताएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर इन्फेंसी रेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय। चेचक टीके के आविष्कार किसने किया था? लुइस पास्चर, पॉल यूजेन, एडवर्ड जेनर, या फिर जॉन स्नो ने। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज है जो किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। फर्स्ट वैक्सीन की खोज की गई थी वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट इज स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। स्कॉच टेप का मतलब है कि जो रेक्टम एरिया है, एनस के यहाँ पे टेप लगा दिया जाएगा, जैसे जो आप सेलो टेप यूज़ करते हैं उसी तरीके का टेप लगाया जाएगा। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? टेप बॉम्ब, एंक्लोस्टोमा, पिनवॉर्म, या फिर क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो ये जो यहाँ पे स्कॉच टेप स्वैब यूज़ किया जाता है, ये यूज़ होता है पिनवॉर्म के लिए। किसके लिए? पिनवॉर्म के लिए। नेक्स्ट इज 3D डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो 3D सिम्टम कहे हैं यहाँ पे, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये किस विटामिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम हैं? थायामीन की, बायोटीन की, नायासिन की राइबोफ्लोविन की। तो किसकी कमी के कारण ये सब चीज़ें होंगी? तो ये सब चीज़ें होंगी नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण? नियासिन की कमी के कारण। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और तीनों साइन किसके हैं? पेलाग्रा के। किसके साइन है? तीनों पेलाग्रा के। और हो किसकी कमी के कारण रहा? नियासिन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है रेड ऑरेंज कलर की यूरिन को शो करेगी, मतलब एक साइड इफेक्ट हो सकता है? इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको पता होगा। ऑप्शन में आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटल, या फिर रिफाम्सिन। तो रेड ऑरेंज कलर का यूरिन करने का काम करती है कौन? रिफाम्सिन। कौन करेगी? रिफाम्सिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगी? जो 8th क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज करने का काम करेगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस।
यदि किस प्रकार की इंसुलिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के मरीज को प्रिस्क्राइब की जाएगी? लॉन्ग एक्टिंग, लेंटे, ह्यूमन रेगुलर या फिर ह्यूमन एनपीएच इंसुलिन। ए टाइप ऑफ इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग या फिर ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन। तो यहाँ पर कौन सा इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा यदि किसी पर्सन को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है? तो होगा ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन। कौन सा? ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन। नेक्स्ट वन इज इमिप्रामाइन इज एन एंटीडिप्रेसेंट ऑफ विच ड्रग? विच ग्रुप? इमिप्रामाइन किस ग्रुप की दवाई है? TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, SSRI, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स या फिर नॉन सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर जो एंटीडिप्रेसेंट है चारों तरीके की ऑप्शन में दी गई है। इसकी क्लास की सभी ड्रग हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं, लेकिन इमिप्रामाइन पूछा है तो ये TCA, कौन सी? TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट वन इज थ्रू विच आर्ट्रियोल डज ब्लड एग्जिस्ट द ग्लोमेरुलर कैप्सूल? तो किस धमनी के द्वारा रक्त ग्लोमेरुलर कैप्सूल से बाहर निकलता है? एफरेंट, डिफरेंट, रीनल या इंट्रालोब्यूलर। तो जिन्होंने जो प्रॉपर तरीके से पढ़ा है कि जो ब्लड को एग्जिट करने का काम और एंटर करने का काम कौन करेगा, तो एग्जिट करने का काम है जो आर्ट्रियोल करेगी वो होगी एफरेंट। क्या है? एफरेंट। जो अंदर ब्लड को ले जाने का काम करेगी ग्लोमेरुलर कैप्सूल में वो होगी एफरेंट। तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एफरेंट आर्टरी। मतलब बाहर लेके जा रही है, अंदर लाएगी तो अंतर्गामी और एफरेंट। नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट। यदि बाउल साउंड एब्सेंट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो यहाँ पर सब हुआ है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। तो ये क्या है? हेमरेज है, इंटरसिसेप्शन है, पैरालाइटिक इलियस है कि फ्लैचुलेंस है? तो ये क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे दो साइन बताए हैं कि बाउल साउंड एब्सेंट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी नहीं है। तो ये किसके साइन है? ये पैरालाइटिक इलियस के। किसके? पैरालाइटिक इलियस के। नेक्स्ट वन इज a patient with a diagnosis of end-stage renal disease is admitted to ICU. All the following is the appropriate nursing diagnosis for the patient except। तो यहाँ पर एंड स्टेज रीनल डिसीज़ का मरीज है, ICU में एडमिट है। नर्सिंग डायग्नोसिस में सब चीज़ें इंक्लूड होंगी किसी एक को छोड़कर। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, डिक्रीज्ड RBC, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। तो यहाँ पर एंड स्टेज रीनल डिसीज़ के मरीज में आप सब चीज़ों का डायग्नोस बनाएंगे कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, डिक्रीज्ड RBC, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लेकिन इम्यून सिस्टम फंक्शन का इम्पेयरमेंट पे आप यहाँ पे अपना डायग्नोस जो प्लान करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल एजेंट? तो इनमें से एंटी फंगल ड्रग कौन सी है? एम्फोटेरिसिन बी, एडिनोसिनेबिनोसाइड, एड्रीमाइसिन या फिर एमेंटेडिन। कौन सी मेडिसिन जो कि एंटी फंगल है? तो वो है यहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट इज सबम्यूकोसल रिसेक्शन इज द सर्जिकल करेक्शन ऑफ। तो सबम्यूकोसल रिसेक्शन मतलब काटना किसके लिए? ट्रीट करने के लिए है क्लेफ्ट पैलेट, डेविएटेड नेजल सेप्टम, एन्यूरिज्म या फिर ग्लूकोमा के लिए। तो ये जो सर्जरी की जाती है होती है नेजल सेप्टम के लिए। किसके लिए? डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए। और ये जनरली जब पॉलिप्स वगैरह डेवलप होते हैं तब इसको यूज़ किया जाता है इस सर्जरी को। नेक्स्ट वन है द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड विथ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो जो नॉर्मली आप वॉल्यूम इनहेल करते हैं सांस लेते टाइम, तो ये क्या है? सामान्य श्वसन में अंदर ली हुई वायु का आयतन क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या फिर लंग कैपेसिटी। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी आपका टाइडल वॉल्यूम। क्या है ये? टाइडल वॉल्यूम।
नेक्स्ट इज एंडोक्सिन इज एड्रेनामाइसिन है, मिथोट्रेक्सिट, साइक्लोफॉस्फेमाइड या फिर मस्टर्जन। तो क्या है एंडोक्सिन, यहाँ पे ब्रांड नेम दिया गया है, तो यहाँ पे एंडोक्सिन क्या है, ये है साइक्लोफॉस्फेमाइड। क्या है, साइक्लोफॉस्फेमाइड। और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड मेडिसिन है, ये कीमोथेरेपी में, क्या है, कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत सारे टाइप के, जैसे लिम्फोमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या फिर स्मॉल सेल लंग्स कैंसर हो गया, तो उन सभी को ट्रीट करने में मेडिसिन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एड्रेनार्जिक रिसेप्टर प्रोड्यूस। तो अल्फा एड्रेनार्जिक रिसेप्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, वैसोडाइलेटेशन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर वैसो कॉन्ट्रैक्शन। क्या चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, तो ये होंगी यहाँ पे आपकी वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। क्या है, अल्फा एड्रेनार्जिक रिसेप्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। 9वें नंबर के क्लॉटिंग थक्का वाले फैक्टर की कमी से क्या होगा, हीमोफीलिया, थ्राम्बोसाइटोपनिया, क्रिसमस डिसीज या फिर थैलेसीमिया, ये सभी ब्लड से रिलेट करते हुए डिसऑर्डर हैं। तो यहाँ पे जो डेवलप होगा वो क्रिसमस डिसीज, कौन सी, क्रिसमस डिसीज। 8वें नंबर की कमी के कारण होता है हीमोफीलिया, 9वें नंबर की कमी के कारण क्या होगा, क्रिसमस डिसीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन देगा आपको, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन्स या फिर सेरेल्स मतलब अनाज। तो किससे मिलेगा आपको पूरा भरपूर प्रोटीन, तो वो मिलेगा फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोयाबीन से। नेक्स्ट इज द बायपैराइटल डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। तो जो फीटल स्कल का बायपैराइटल डायमीटर है ये कितना है, 9.5 सेंटीमीटर, 8.2, 10 या फिर 11.5। तो इसकी रेंज है कितनी, 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 3 टाइप के साइन होते हैं, प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्रोबेबल पूछा है कौन सा है, कि मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्विकनिंग, पाल्पेबल फीटल पार्ट्स, पाल्पेबल फीटल मूवमेंट्स या फिर ब्लूइंग ऑफ वेजाइना। तो प्रोबेबिलिटी में कि आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं बट ये आपके एग्जामिनर ने नहीं कहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, ब्लूइंग ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। तो इनमें से किस केस में सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा, मतलब डिलीवरी बिना सिजेरियन सेक्शन के नहीं हो सकती। ब्रीच प्रेजेंटेशन, डायबिटिक मेलाइटिस, मॉडरेट प्रीक्लेम्सिया, फिर सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो ये होगा सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में, CPD में, जिसमें बच्चा पूरा, जो बच्चे का पूरा प्रेजेंटेशन है वो ही पूरा अपोजिट में है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में, कि जो पेल्विक जो पैसेज है वो भी क्या है, प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में एक कंप्लीट इंडिकेशन है LSCS करने के लिए। नेक्स्ट इज अ 47-year-old male is entered with an acute myocardial infarction. He is cold and clammy and has severe sub-sternal chest pain with dyspnea. Which of the following intervention nurse will implement on a priority basis? तो यहाँ पर 47 साल का मेल क्लाइंट है, एक्यूट MI है, एडमिट किया गया, कोल्ड क्लैमी स्किन है, सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्निया है मतलब सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी बेस पर एडमिनिस्टर एड्रेनालिन इंट्राकार्डियक, प्रोवाइड अ लाइट ब्लैंकेट, प्लेस पेशेंट इन सेमी फॉलोअर्स, एडमिनिस्टर मॉर्फिन बाय स्लो IV पुश। तो जो चेस्ट पेन होता है एंजाइना का, तो उसमें पेन मैनेज करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी सेमी फॉलोअर पोजीशन देना, क्योंकि पर्सन को चेस्ट पेन के साथ साथ सांस लेने में भी डिफिकल्टी हो रही है। तो आपकी प्रायोरिटी बेस किस पे जाएगी, सेमी फॉलोअर पोजीशन। नेक्स्ट इज एक्सेसिव थर्स्ट एंड फ्रिक्वेंट एंड अर्जेंट यूरिनेशन इज द फीचर ऑफ। बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार टॉयलेट जाना किसके फीचर हैं, किडनी फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपरग्लाइसीमिया, फिर हार्ट फेलियर के।
तो ये सभी सिम्टम हैं हाइपरग्लाइसीमिया के। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, जो 3 साइन होते हैं उन्हीं में से एक है एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, सब साइन किसके हैं? हाइपरग्लाइसीमिया के। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑफ अ टोडलर टुवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन को लेके किसी भी बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? डिस्पेयर, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट। किसी भी बच्चे का हॉस्पिटल को लेके वो हताश टाइप, वो अपने आप को हेल्पलेस टाइप का फील करेंगे कि अब तो उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं बचाने वाला। तो यहाँ पे टोडलर, जो बोलने वाले बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 3 साल तक होती है, 2 से 3 साल के बीच में, स्पेशली 1 ईयर to 3 ईयर तक, तो वो क्या करेंगे? उनमें एक हताशा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज विच कॉर्नियल लेयर इज अनेबल टू रीजनरेट। कौन सी कॉर्नियल लेयर है जो रीजनरेट नहीं हो पाएगी? स्ट्रोमा, बाउंस मेम्ब्रेन, डिवास लेयर। क्वेश्चन है कि कॉर्नियल लेयर, कौन सी कॉर्नियल लेयर है जो कि रीजनरेट नहीं होगी? स्ट्रोमा, बाउंस, डिवास या फिर डिसेंडेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो कॉर्नियल लेयर होती हैं एपिथीलियम, बाउंस लेयर, स्ट्रोमा, डिसेंट एंड एंडोथीलियम, 4 लेयर होती हैं, जिनमें से जो लेयर डिजनरेट नहीं होती है वो कहलाती है वोमेंस मेम्ब्रेन। कौन सी? वोमेन झिल्ली या फिर वोमेंस मेम्ब्रेन, जो कि रीजनरेशन देखने को इसमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर एग्जामिनिंग द रेक्टम इज। तो रेक्टम को चेक करने के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ की जाएगी? प्रोन, सिम्स, नीचेस्ट या फिर लिथोटोमी। तो हर एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जो पोजीशन यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर रेक्टम के लिए होती है नी चेस्ट पोजीशन। कौन सी? नी चेस्ट पोजीशन। लिथोटोमी जो भी वेजाइनल सर्वाइकल एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल चेंजेस दैट अकर्स अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ लाइफ, इट्स नोन एज। तो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, पूरी ज़िंदगी भर होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अर्ली स्टेज अप्रोच, लाइफ साइकिल अप्रोच, मैच्योरिटी अप्रोच या फिर लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोच। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? जिसमें ज़िंदगी की हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं और वो बदलाव कहलाते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच। क्या है? लाइफ साइकिल अप्रोच। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल यूज्ड बाय नर्स एडमिनिस्ट्रेटर फॉर सुपरविजन। तो सुपरविजन के लिए एज ए नर्स एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या टूल अपनाएंगे? ऑब्जर्वेशनरी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग या फिर क्वेश्चनिंग। तो सुपरविजन के लिए सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा टूल होता है नर्सिंग में, वो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है उनको चेक करना। नेक्स्ट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच का एक जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? वो क्लिनिकल फीचर्स, सीवियरिटी, इंसाइट या फिर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। हमेशा साइकोसिस में इंसाइट एब्सेंट रहती है। क्या है? पर्सन को अपने बारे में, आपके आसपास क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें कुछ भी पता नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक सा डिफरेंस होता है वो होता है इंसाइट का। किसका? इंसाइट का। एज कम्पेयर टू सीवियरिटी या फिर ड्यूरेशन, इन सभी चीज़ों में अंतर है। ये क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम दोनों के अलग अलग रहेंगे। सीवियरिटी साइकोसिस की बहुत लंबी रहती है, जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होंगी। न्यूरोटिक में भी जो सीवियरिटी है वो एज कम्पेयर टू साइकोसिस के बराबर टाइप से रहेगी, बट एक बेसिक सा सिम्टम है जो वो क्या है? वो इंसाइट। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ बुलेटिन बोर्ड आर ऑल एक्सेप्ट। बुलेटिन बोर्ड के सभी एडवांटेज हैं किसी एक को छोड़कर। इफेक्टिवनेस फॉर डिस्प्लेइंग टेक्सचुअल एंड पिक्टोरियल मटेरियल, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट इवेंट्स, हाईलाइट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू लार्ज ग्रुप, सर्व्स एज इंट्रोडक्शन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सब फायदे हैं किसी एक को छोड़कर। बुलेटिन बोर्ड पर आप कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन लार्ज ग्रुप में देना है तो भी बता सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप का,
लेकिन टेक्स्ट और पिक्टोरियल मटेरियल के लिए बुलेटिन बोर्ड है जो ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज डेल्यूजन इज नॉट प्रेजेंट इन, तो डेल्यूजन किस में प्रेजेंट नहीं होगा? मेनिया में होता है, डेलीरियम में होगा, डिप्रेशन में होगा, लेकिन जो ओसीडी वाली प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसमें कभी भी डेल्यूजन प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी मेनिया, डिप्रेशन, सीजोफेनिया, डेलीरियम, इन सब में डेल्यूजन होगा, लेकिन ओसीडी में नहीं होगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, तो मेनिया की सबसे कॉमनली यूज़ की जाने वाली ड्रग कौन सी है? बेंजोडाइज़ेपाम, लिथियम, इमिप्रामाइन या फिर सैनिस। यदि एंजाइटी के लिए ड्रग पूछें तो वो होती है इमिप्रामाइन। कौन सी? इमिप्रामाइन। और एन्यूरिसिस के लिए ड्रग पूछें तो वो है इमिप्रामाइन। एन्यूरिसिस का मतलब बेड पे सुसु करने के लिए यदि रोकना है तो मेडिसिन यूज़ की जाती है, वो होती है इमिप्रामाइन। एंजाइटी को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है इमिप्रामाइन। अब यहाँ पर मेनिया के ट्रीटमेंट में जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग है वो लिथियम। क्या है? लिथियम। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, तो बिहेवियर एनालिसिस कौन से प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, ड्रीम एनालिसिस या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर। बिहेवियर एनालिसिस कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये करेगा कॉग्निटिव। किस पर? कॉग्निटिव, आपके थिंकिंग टाइप के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज पेन एंड टेंडरनेस इन द रीजन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस इज इंडिकेटिव ऑफ, तो पेन है, टेंडरनेस है सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले एरिया में, तो किसके साइन है? पेल्विक फ्रैक्चर के, स्पाइनल फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर या फिर रिब फ्रैक्चर के, तो ये सभी साइन है पेल्विक फ्रैक्चर के। किसके? पेल्विक फ्रैक्चर के। नेक्स्ट इज हु हैज रिटन द संस्कृत बुक मेघदूत, संस्कृत की एक किताब है मेघदूत, इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर ननदीस। तो जो लोग हिमाचल के लिए एग्ज़ाम देने वाले स्टाफ नर्स का, उसमें इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मेघदूत जो कि एक संस्कृत की बुक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। नेक्स्ट इज हु वॉज द पोएट ऑफ कदम्बरी, तो कदम्बरी के राइटर कौन है? तुलसीदास, भवाभूति, रविंद्रनाथ या फिर नन ऑफ दीज। तो जो कदम्बरी है इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वन इज विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो विंग्स ऑफ फायर जो कि एक ऑटोबायोग्राफी किसकी जीवनी है? एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रणब मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप बहुत इजी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विंग्स ऑफ फायर या फिर इस तरीके से मतलब कुछ साइंस से रिलेट करती हुई बुक्स किसने लिखी हैं? एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट इज इफ द LMP ऑफ अ वुमेन इज 20 जून EDO एज पर द नाइट एंगल रूल, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी? 20 जून LMP है। LMP का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे 20 जून है। 20 जून से 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर, 20 अक्टूबर, 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च। अब इसमें 7 दिन और जोड़ दीजिए आप, तो आपका निकल के क्या आएगा? 27 मार्च। क्लियर है? 9 महीने प्लस 7 डेज, LMP में 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड कर देंगे आप, तो EDD आ जाएगी। नेक्स्ट इज एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोजेस बाय द एज ऑफ, तो एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल होते हैं, तो सबसे पहले पोस्टीरियर और ऑक्सीपिट फॉन्टेनल क्लोज हो जाते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होने का जो एज होती है 12 से 18 महीने तक, 12 to 18 मंथ। नेक्स्ट वन इज टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर अ बेबी एट द एज ऑफ, टॉयलेट ट्रेनिंग किस एज में बच्चे सीख जाते हैं? इन्फेंसी में मतलब 1 ईयर तक, टोडलर मतलब 1 से 3 साल, प्री स्कूल मतलब 3 से 6 साल या फिर 6 से 12 साल मतलब स्कूल एज। किस एज में बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग सीख जाते हैं? तो टोडलर पीरियड में। कब? टोडलर पीरियड में मतलब 1 से 3 साल की एज के बीच में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, तो मम्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑर्चाइटिस, पैरालिसिस, मायोकार्डाइटिस या फिर हर्पीस। तो मम्स का जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ऑर्चाइटिस। क्या है? ऑर्चाइटिस। जो टेस्टिकल्स हैं उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना।
नेक्स्ट वन इज विच एग्जामिनेशन इज डन टू कंफर्म टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टेस्ट कंफर्म करेगा? स्पुटम, CSF, स्पाइनल टेप या फिर लंबर पंचर। तो किस टेस्ट के थ्रू पता चलेगा आपको कि मेनिंजाइटिस टीबी है? तो यहाँ पर स्पुटम एग्जामिनेशन से आप लंग्स की टीबी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन से आप ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस में क्या जो लेयर है आपकी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की लेयर मेनिंग्स, उसके आपको यदि इन्फेक्शन का पता करना है कि टीबी के बैक्टीरिया के कारण ये हुआ है, तो सबसे अच्छा पता चलेगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फिमोसिस। फिमोसिस को लेके मैंने जो सेकंड चैनल शॉर्ट्स उस पर बहुत ही अच्छा एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको अपडेट किया था। तो फिमोसिस में क्या होगा कि जो फोर स्किन होती है पेनिस की रिट्रैक्ट नहीं होती है, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड क्या होगा? सर्कमसीजन, एक्सीजन, पेनेक्टोमी या फिर रिमूवल ऑफ टेस्टिस। फिमोसिस का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है सर्कमसीजन या फिर खतना, जो कि मोमेडियंस में लड़कों का किया जाता है। नेक्स्ट वन, द हाइट ऑफ द यूट्रस एज द लेवल ऑफ अम्बलाइकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यूट्रस की हाइट अम्बलाइकस तक कब पहुंचेगी? 28 वीक में, 24 वीक में, 18 वीक में कि 16 वीक में? तो किस वीक में यूट्रस की हाइट अम्बलाइकस तक पहुंचेगी? 24th वीक तक। क्लियर? नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज अप टू। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब तक होती है? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, 3/5 डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स या फिर क्राउनिंग ऑफ हेड। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है जब सर्विक्स पूरी डायलेट हो जाती है। फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स 1 से 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हो जाए, मतलब पहली स्टेज कंप्लीट हो गई। क्राउनिंग होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का सबसे कॉमन टाइप कौन सा है? अल्जाइमर, पार्किंसन, वैस्कुलर या फिर मिक्स्ड। कौन सा डिमेंशिया सबसे कॉमन है? तो वो होता है अल्जाइमर डिमेंशिया। कौन सा? अल्जाइमर डिमेंशिया। नेक्स्ट इज हिस्टीरिया इज तो हिस्टीरिया क्या है? मूड डिसऑर्डर है, न्यूरोटिक है, साइकोटिक है कि पर्सनालिटी है? तो हिस्टीरिया किस कैटेगरी का डिसऑर्डर है? तो हिस्टीरिया एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। कौन सा? न्यूरोटिक डिसऑर्डर। हिस्ट्रिया है जो हिस्ट्रिया में जो कॉमनली न्यूरोसाइकोसिस या साइकोन्यूरोसिस भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें पर्सन का सेंसरी, बेसोमोटर और विसरल या फिर हम ये कह सकते हैं कि चारों सेंस ऑर्गन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। और एक तरीके का साइकोन्यूरोटिक है, मतलब यहाँ पर तो आप यदि एग्जाम में पूछते हैं तो आप इसको न्यूरोटिक ही कह सकते हैं। नेक्स्ट इज स्निफ रिएजेंट इज स्पेसिफिक फॉर। सिर्फ अभिकर्मक रिएजेंट किसके लिए है? साइटोप्लाज्म, डीएनए पैक्टिन या फिर सुब्रिन। तो किसके लिए है? ये होता है डीएनए के लिए। किसके लिए? डीएनए के लिए। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन विच ईयर। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। अब इस सेल की खोज कब की थी? 1665 में, 1725 में, 1545 की 1595। अभी देखिए आपको 500-600 साल पुरानी डिस्कवरी भी अभी भी एग्जाम में आती है। और ये खोज की गई थी 1665 में। कब? 1665 में। नेक्स्ट वन इज प्लांट सेल्स आर डिस्टिंग्विजिबल फ्रॉम एनिमल सेल्स इज कंटेनिंग। तो जो प्लांट सेल्स हैं वो एनिमल सेल्स से किस तरीके से भिन्न होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, राइबोप्लाज्म के कारण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण या फिर सेल वॉल के कारण। तो किसके कारण है जो डिफरेंस रहेगा? किसमें? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो ये जो डिफरेंस होता है ये होगा सेल वॉल के कारण। किसके कारण? सेल वॉल के कारण। क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं इनमें सेल वॉल रहेगी, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। बाकी न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम ये सब होगा, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं रहती है। बाकी
सेल वॉल होती है किसमें, प्लांट सेल्स में। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन इज द, तो हीमोग्लोबिन क्या है, मोनोमेरिक प्रोटीन, ओलिगोमेरिक प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन या फिर B&C, मतलब ओलिगोमेरिक और क्रोमोमेरिक। तो जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है, तो हीमोग्लोबिन है ओलिगोमेरिक और क्रोमो प्रोटीन। नेक्स्ट इज कोल्चिसिन अरेस्ट माइटोसिस एट, कोल्चिसिन है, आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे कि आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। कोल्चिसिन है किस स्टेज में देखने को मिलेगा माइटोसिस की, तो ये देखने को मिलता है मेटाफेज में। कब, मेटाफेज में। नेक्स्ट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ, तो जो पारदर्शी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है किसके डिफ्यूजन को क्या करेगी, अलाउ करेगी क्रॉस करने को, सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स, ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो ये अलाउ करती है ओनली सॉल्वेंट को, किसको, विलायक को। विच एलिमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन, तो बायोटिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर या फिर मैग्नीशियम। तो बायोटिन के यहाँ पर जो है वो है सल्फर, क्या है, सल्फर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 66, एटीपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, सबको पता है, ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इज विच वन यील्ड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम, तो किससे सबसे ज़्यादा 1 ग्राम से कैलोरी मिलती है, तो वो है फैट, क्या है, फैट। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी आपको मिलेगी, बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4-4। नेक्स्ट वन जिब्रेलिन इज अ, तो जिब्रेलिन क्या, स्टेरॉयल है, विटामिन है, शुगर है कि प्रोटीन है, ये आपने नाम सुना होगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन एक क्या है, स्टेरॉयल है। नेक्स्ट इज लीडिंग सेल्स अकर्स इन, लीडिंग सेल्स कहाँ पे पाई जाएंगी, स्प्लीन में, लंग्स में, टेस्टिस में कि हार्ट में, तो जो लीडिंग सेल्स है कहाँ पे पाई जाती हैं, टेस्टिस में, कहाँ पे, टेस्टिस में। नेक्स्ट इज द टर्म विटामिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो विटामिन की खोज किसने की थी, पास्चर, फंक, प्रेस्टले या फिर लिसर ने, तो विटामिन की खोज की थी फंक ने, किसने, फंक ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब, इट्स कॉल्ड, तो लंग्स में बहुत सारी नैरो ट्यूब्स होती हैं, वो क्या है, एल्व्यूलाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई या फिर एल्व्यूलर डक्ट्स, तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाती हैं ब्रोंकियोल्स, बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, वो क्या है, ब्रोंकियोल्स। RH फैक्टर इज नेम्ड आफ्टर, तो RH फैक्टर किसके बाद मिला, मंकी के, ड्रोसोफिलिया रेट या फिर मैन के बाद, तो RH फैक्टर मिला है मंकी से, बंदरों से। नेक्स्ट वन लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा, एग्जाम में आता है फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है, बहुत शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मेल के, तो फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, कितनी, 4 सेंटीमीटर। गट इज ड्यू टू ऑक्यूमुलेशन ऑफ, तो गट है जो क्या है, गट, गट में किसका ऑक्यूमुलेशन होगा, यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक या फिर लैक्टिक, तो इसमें किसका ऑक्यूमुलेशन होता है, यूरिक एसिड का। नेक्स्ट वन इन सेरिबेलम ऑडिटरी एरिया अकर्सिन, तो सेरिब्रम में ऑडिटरी एरिया कहाँ होता है, फ्रंटल लोब में, पैराइटल, टेम्पोरल या फिर ऑक्सीपिटल लोब में। तो सेरिब्रम में जो ऑडिटरी एरिया होता है ये कहाँ पे होता है, टेम्पोरल लोब के पास में, सुनने वाला एरिया कहाँ पे है, टेम्पोरल लोब। द रिसेप्टर ऑर्गन फॉर सेंस ऑफ हियरिंग आर लोकेटेड एट, रिसेप्टर ऑर्गन है जो सुनने के लिए हेल्पफुल है, वो कौन से, कोक्लिया, आइटिकुलस, सैक्युलस या फिर मिडिल ईयर। सेंस ऑफ हियरिंग, क्या है, सेंस ऑफ हियरिंग, तो वो क्या है, वो कोक्लिया। ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कौन सी ग्लैंड हेल्पफुल है, थायमस, थायराइड, पैराथायराइड की एड्रिनल। तो जो ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम के लिए वो होती है पैराथायराइड। स्प्लीन में किसका भंडारण होगा, आरबीसी का, लिम्फोसाइट का, आयरन का कि ऑल ऑफ दी अबव का, तो स्प्लीन इन सभी को स्टोर करेगी, आरबीसी को भी, लिम्फोसाइट को भी और आयरन को भी। नेक्स्ट इज
द रिमेन्स ऑफ अ वुडन ड्रेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंडेड। सिंधु घाटी सभ्यता की काष्ठ अपवाहिका के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? लोथल में, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या फिर कलीबंगन में। तो कहाँ पर ये पाए गए हैं? पाए गए मोहनजोदाड़ो में। द मॉन्क whom चंद्रगुप्त मौर्य अकम्पनीड टू साउथ इंडिया वॉज। भिक्षु जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी वो कौन थे? अश्वघोष, वासुमित्र, उपगुप्त या फिर भद्रबाहु। तो किसके साथ में चंद्रगुप्त ने अपनी साउथ इंडिया की पूरी यात्रा कंप्लीट की थी? तो की थी भद्रबाहु नाम के भिक्षु के साथ में। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्स्क्रेट ऑफ द हिंदू किंगडम्स ऑफ डेक्कन वॉज अफेक्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ। दक्कन के हिंदू साम्राज्य पर प्रथम मुस्लिम विजय किसकी सेनाओं द्वारा की गई? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर महमूद गजनी। किसने यहाँ पर कहा है कि किसने है जो पहले हिंदू किंगडम पर ऐसे मुस्लिम शासक कौन थे जिन्होंने पहले मुस्लिम शासक जिन्होंने हिंदी किंगडम पर अपना राज्य किया था वो थे मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट इज द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल अवे ओवर इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द बैटल ऑफ। भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक दखलंदाजी किस युद्ध के पश्चात आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी स्टार्ट पलासी का युद्ध आता है, बक्सर का आता है, पानीपत का आता है। बंदीगंज का उतना नहीं एग्जाम में आता नर्सिंग में, लेकिन पलासी, बक्सर और पानीपत 3 जगह के युद्ध हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में हर बार एक न एक युद्ध जरूर आया है। नेक्स्ट वन इज टू whom was place for अमृतसर given by मुगल एम्परर अकबर। मुगल शासक अकबर द्वारा अमृतसर के लिए किसे स्थान दिया गया था? गुरु अमरदास, गुरु हरकिशन, गुरु रामदास या फिर गुरु तेग बहादुर। किसके लिए दिया गया था? तो दिया गया था गुरु रामदास के लिए। द कॉइन रुपया वॉज फर्स्ट इश्यूड बाय। तो रुपया सिक्का प्रथम बार किसके द्वारा जारी किया गया था? शेर शाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। किसने पहली बार रुपया कॉइन है जो इशू किया था? तो इशू किया गया था अकबर के द्वारा। किसने इशू किया था? अकबर ने। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन लंदन इन। तो गांधी इरविन समझौते पर लंदन में कब दस्तखत किए गए थे? 1931, 41, 45 या फिर 1947 में। तो ये किए गए थे 1931 में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 86 जो आगे की क्लास होगी वो आपको नेक्स्ट जो क्लास ली जाएगी उसमें इसके आगे का पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा 87 से 200 तक। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। तो इन 3 में से आपका आंसर कुछ एक होगा तो आप लोग आंसर जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट होगा इस पेपर का, आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।